knocking news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के जो अभिभाषण पे धन्यवाद के लिए भाषण दिया। एक लंबा भाषण था और उस भाषण में करीब 2-2.5 घंटे बोले वो। मोदी जी कुछ बता नहीं पाए। इस लंबे भाषण में एक तो वो धन्यवाद दे ही नहीं पाए राष्ट्रपति को। 2-3 लाइन 4 बोली हैं। 2.5 घंटे क्यों बोले अगर यही बोलना था तो। दूसरा, इस भाषण में 2.5 घंटे में उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने अपने भाषण में कुछ भी नहीं बताया। वो 2.5 घंटे सिर्फ कहते रहे। जिन बातों की बात कर रहे थे वो भी बातें थीं, वो विचार थे, तथ्य नहीं थे। 2014 में भ्रष्टाचार के चर्चे बने रहते थे, ये एक विचार है, ये तथ्य नहीं है। अब भ्रष्टाचार की स्थिति कुछ और है। अगर वो रख सकते थे तो उनको आंकड़े रखने चाहिए थे कि उस वक्त हम करप्शन में इंडेक्स में यहाँ थे, आज हम यहाँ हो गए। वो नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी के बारे में जैसे वो प्रलाप करते हैं वो आज के भाषण में भी लग ही नहीं रहा था कि वो चुनाव की रैली में बोल रहे हैं या वो यहां पर आकर अपना संसद में भाषण दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का नए कार्यकाल में पहला भाषण, और उस भाषण में जो गरिमा होनी चाहिए थी, जो स्तर होना चाहिए था, वो मिसिंग था। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और ये जो पूरा का पूरा एपिसोड था, आज 2.5 घंटे का भाषण सुनना बोझिल हो रहा था। चूंकि हम पत्रकार हैं, हमारा काम है एनालिसिस करना, हमको सब सुनना पड़ता है, इसलिए हमने उसको सुना। सबसे बुरी बात इस भाषण में रही कि राहुल गांधी ने कल जो हमले किए थे, मोदी जी उन हमलों का सटीक और सकारात्मक तथ्यात्मक उत्तर नहीं दे पाए। वो गाली गलौज पर उतर आए। गाली गलौज शब्द थोड़ा सा स्तर के नीचे है, लेकिन उनकी जो भाषा थी, बाल बुद्धि, चोर, इस तरह के शब्द जिनको जिनको संसद में इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता, उनका इस्तेमाल मोदी जी लगातार करते रहे। घटिया किस्सा गोई करते रहे, अजीब अजीब से किस्से सुनाते रहे। लग ही नहीं रहा था कि इस देश का, भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री, उस देश का प्रधानमंत्री जिस जो 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 नेहरू अपने आसपास साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों की आलोचनाओं को आमंत्रित करते थे, उनके साथ चर्चाएं करते थे और ज्ञान बढ़ाते थे, और उसके साथ साथ वो अपनी आलोचना करने वाले साहित्यकारों, पत्रकारों, उन सबको सम्मानित करते रहते थे ताकि उनकी नॉलेज बढ़िया से बढ़ी रहे। उस देश में अब प्रधानमंत्री किस तरह की बातें कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कांग्रेस का इकोसिस्टम जैसी एक काल्पनिक चीज की बात कह के, और फिर धमकियां दे रहे हैं कि जो लोग इस तरह से बात करेंगे खाद पानी पाता रहा ये इकोसिस्टम। अद्भुत तरीके से, और जो बातें लोग कह रहे हैं कि एक अघोषित इमरजेंसी वाली बात, सचमुच अगर पूर्ण बहुमत इस बार आ गया होता तो भारत को कोई बचा नहीं सकता था। इस एटीट्यूड के साथ में, इस अंदाज के साथ में, इस अहंकार के साथ में, इस अहंकार के साथ साथ इस गुस्से के साथ में, इस एंगर के साथ में, इस तीक्ष्णता के साथ में, इतना तीखा। क्या आप इतने ज्यादा उग्र प्रधानमंत्री के साथ में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? हम इस मामले में बात करते हैं डॉक्टर राकेश पाठक से। मेरे पुराने मित्र भी हैं, पत्रकार भी हैं, कर्मवीर के संपादक भी हैं, विश्लेषक भी हैं और गांधीवादी चिंतक भी हैं। चलते हैं उन्हीं के पास, बातचीत शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो आज का भाषण था, वो भाषण कैसा रहा? उनके भाषण का जो स्तर था वो क्या था? पूरे समय में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे वो कैसा बोले, स्पीकर का रवैया कैसा था? इस मामले में एक आदमी लंबे समय तक सुनने के बाद उसका पूरा निचोड़ निकाल पाए, ये थोड़ा आसान काम नहीं होता। उसके लिए चाहिए होते कुछ विद्वान साथ में, कर्मवीर के संपादक, जाने माने पत्रकार, गांधीवादी विचारक। पाठक राकेश मेरे साथ हैं, उनसे मैं समझता हूं क्या खास लगा पाठक जी आपको आज के भाषण में मोदी जी के? एक तो जी बहुत बहुत धन्यवाद गिरिजेश जी। एक बात मुझे सबसे पहले तो ये कहनी है कि आपने जी हमारे शुरुआती पत्रकारिता के दौर की याद दिला दी। जी जब जी मैं सरकारी नौकरी में होते हुए पत्रकारिता करता था तब मेरा नाम पाठक राकेश चलता था। जी। मैं पाठक राकेश बाईलाइन स्टोरी मेरी छपा करती थी, लेकिन वही उसके मुझे बाद नाम सीधा सीधा हो चुका है। लेकिन आप हमारे तब के साथी हैं, अच्छा लगा। जी जी
चलिए विषय पर आते हैं। देखिए गिरिजेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदों पर खरे उतरे। हम सब जैसे लोग, आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक प्रेक्षक हैं जो शुरू से ये अनुमान लगाए हुए थे कि प्रधानमंत्री विषय पर नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में उनकी सरकार की रीति नीतियों को लेकर जो विषय थे उस पर नहीं बोलेंगे। और जितनी उम्मीद हम लोगों ने की थी कि वे नेहरू से शुरू होकर इंदिरा गांधी पर आएंगे, फिर राजीव गांधी, इमरजेंसी, राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाना, ये सब करेंगे और हमारी उम्मीदों पर प्रधानमंत्री खरे उतरे। आशंकाओं पे खरे उतरे हमारे। हम हम तो उसको पॉजिटिव लेते हैं कि हम लोग कम से कम सही समझ पा रहे हैं किसी व्यक्ति को। हम लोग जो जी, जी। अनुमान लगा रहे हैं वैसा ही निकल रहे हैं वे, और इसके पीछे हमारा अनुभव है, और उनके द्वारा हमें जो अनुभव पिछले 10 साल में दिया गया है वो इसके पीछे आधार है। जी। लेकिन गंभीरता से देखें गिरिजेश जी, आज का प्रधानमंत्री का भाषण निराशाजनक है। देश के मुखिया से ऐसे भाषण की अपेक्षा नहीं की जाती। मैं पहले विस्तार में जाऊं इससे पहले चंद शब्द मैंने नोट करके रखे, सोचकर रखा कि आज के उनके भाषण में क्या क्या विशेषताएं थी। तो सिर्फ शब्दों की बात कर लें। देखिए, आदमखोर, एनिमल, माँ की गाली, मुंह पर लहू लहू लग जाता है, श्राप, संविधान सर पर रखकर नाच रहे हैं, ड्रामा, तमाचा, गालियां, चोर, चोरी, अरे मौसी, शोले, परजीवी, तुमसे ना हो पाएगा, ये वे शब्द हैं। और बालक बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण शब्द आज के भाषण का है, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष को बालक बुद्धि कह रहे थे। ये सारे शब्द देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री से अपेक्षित नहीं थे। इन शब्दों के बिना भी वे विपक्ष की आलोचना कर सकते थे, नेता प्रतिपक्ष के भाषण को भी वे कटघरे में खड़ा कर सकते थे, लेकिन तब उन्हें नेता प्रतिपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बात करना पड़ती। तो आज का कुल मिलाकर जो नरेंद्र मोदी जी का भाषण है वो उनकी हताशा, निराशा और बौखलाहट का ही प्रकटीकरण है। चुनाव में उनको जो नतीजे मिले हैं वे अच्छी तरह जानते हैं। चरम अहंकार के प्रदर्शन के बावजूद उन्होंने अपने आप को अविनाशी कह दिया, अवतार बता दिया, नॉन बायोलॉजिकल कह दिया, सब कुछ कह दिया, 400 पार का नारा लगा दिया, हिंदू मुसलमान कर लिया। इसके बावजूद देश की जनता ने उन्हें पिछली बार से कितनी सीटें कम सौंपी हैं, इसकी हताशा उनको दिखाई दे रही। जी, जी। एक चीज बताइए, कल जो राहुल गांधी का भाषण था, उस भाषण के दौरान लगातार स्पीकर उनको कह रहे थे कि देखिए, आप जो है ये इस विषय को मत भूलिए, ये भाषण जो है वो राष्ट्रपति के जो अभिभाषण है उस पे धन्यवाद प्रस्ताव पर है। आप उसी विषय पर बोलें, माननीय सदस्य उसी पर बोले, बार-बार एक बात वो कह रहे थे उनको। दूसरा वो उनको कह रहे थे कि माननीय सदस्य सदन की गरिमा का ख़्याल रखें। इस तरह की बहुत सारी बातें, और एक बड़ा ऑब्जेक्शन विपक्ष की तरफ से आया था जब वो अग्निवीर वाले मामले पे एक बात थी जो तथ्य से दाएं-बाएं थी, उसको पकड़ लिया इन्होंने और कहने लगे कि आप तथ्यपूर्ण बात रखिए और इनके तथ्यों की सत्यापित जांच की कर। जाए, सत्यापित किया जाए इनकी बातों को। लेकिन आज मोदी जी का जो भाषण था, उस भाषण में एक बार भी अगर एक लाइन शुरू की और एक लाइन आखिरी की आप छोड़ दें, 2-4 लाइन और जोड़ लें अपनी तरफ से, इसके अलावा पूरे भाषण में 2 घंटे 2 घंटे नरेंद्र मोदी एक भाषण देते रहे, जो एक चुनावी रैली का भाषण था, और उसके तथ्यों के सत्यापन को अगर आप जाएं तो 2 सदियां लग जाएंगी। जैसे 2014 में देश में निराशा का माहौल था, इस एक गोलमोल सी बात को कैसे कोई व्यक्ति सिद्ध करेगा कि सत्यापित वो करेगा। था या नहीं था? हो सकता है किसी एक आदमी के मन में रहा हो, वो उसकी बात कर रहे हो। उस वक़्त भ्रष्टाचार के किस्से हर तरफ सुने मिलते थे। अभी एक नरेंद्र मोदी करप्ट नरेंद्र मोदी कुछ करके एक वेबसाइट है, उसपे हज़ारों भ्रष्टाचार के मामले पड़े हुए हैं। तो उस वक़्त भ्रष्टाचार के मामले ही चला करते थे। इन सब बातों को हर तरफ भ्रष्टाचार की गूंज थी। एक गोल-गोल बातें, भारत जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कोई रोड मैप कैसे बनेगा, सरकार ने क्या प्लान किया है, आज तक नहीं बताया है। ये ठीक वैसा है जैसे मैं आके कहूँ कि मैं अभी जो है बस गुरु मिलता हूँ, मैं 4-5 दिन बाद चाँद पे दिखाई दूँगा आपको। कैसे जाओगे भैया? सीढ़ी है आपके पास,
रॉकेट है, क्या है, कुछ नहीं। और वो आज तक इतने दिनों से वो इसको दोहराए जा रहे हैं। अब लोग भी कहने लगे हैं, बहुत सारे लोग जो उनके फॉलोअर हैं, उनके जिनको लोग भक्त कहते हैं, वो भी इन बातों को दोहराने लगे हैं कि भारत विश्वगुरु बन गया है, भारत ने ये जी। तरक्की कर ली है, डिफेंस में तरक्की कर ली है। क्या तरक्की कर ली है भैया? बहुत तरक्की की है। फिर मैंने कहा कुछ तो बताइए क्या तरक्की हुई है? अरे आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं एयरफोर्स में काम करता था। तो लेकिन ये तथ्य नहीं है जो उनके पास भी। नहीं है, तो प्रधानमंत्री का जो भाषण था, वो इसी तरह के ऐसे तथ्यों पे आधारित था, जिनको तथ्य कहा ही नहीं जा सकता और जिनकी पुष्टि कहीं से हो ही नहीं सकती। और वो लगातार ये सब बोलते रहे और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण उनका जो भाषण का हिस्सा रहा वो ये रहा, जब वो प्रधानमंत्री होते हुए, सदन के नेता होते हुए, अपने ही सदन के सदस्यों के बारे में बेहद कई तो असंसदीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। बिरला साहब को पता नहीं क्यों उस वक़्त नियम याद नहीं आ रहे थे और वो बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे। तो ये पूरा जो एक भाषण लगता है, आपको लगता है कि ये भाषण प्रधानमंत्री कल राहुल गांधी के हमलों से विचलित हो गए, वो अपने आप को अब संतुलित नहीं रख पाए और उन्होंने तेरी माँ की के जवाब में तेरी बहन की करना शुरू कर दिया? देखिए गृजेश जी, प्रधानमंत्री के भाषण और लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, दो प्रश्न हैं आपके, अलग अलग इसको लेते हैं। पहली बात तो ये है कि लोकसभा अध्यक्ष जिस तरह से प्रतिपक्ष को रोकने के लिए बायां हाथ इस्तेमाल करते हैं, पिछले 7 दिन में अगर आप गिनने चलेंगे गिरजेश जी, तो दाहिना हाथ तो उनका गिनी चुनी बार उठा होगा, जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ है, लेकिन बायां हाथ उनका पूरे समय ऑटोमेशन में ऐसे रहता है जैसे ऑटो उसको कहीं सेट कर दिया गया, दिन भर ऐसे ऐसे करते रहते हैं। जहां तक उन्होंने राहुल गांधी के भाषण में संसदीय परंपराओं नियमों का हवाला दिया, उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं, आज वे ये भूल गए कि प्रधानमंत्री ने 25 बार झूठ शब्द का इस्तेमाल किया था। 25 बार तो वे 1.5 घंटे में कर चुके थे, अगर बात के भी जोड़ लिए जाएं, संभवतः वे 2 घंटे 30 मिनट बोले हैं। तो कम से कम 35-40 बार उन्होंने झूठ शब्द का इस्तेमाल किया। गिरिजेश जी, हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में हमारी संसद में झूठ शब्द असंसदीय है। जिन शब्दों का इस्तेमाल सदन में नहीं हो सकता, उसमें मिथ्यावाचन का इस्तेमाल होता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने जरा भी नहीं रोका। प्रधानमंत्री झूठ झूठ कितनी बार कहते रहे। दूसरी बात, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका स्पष्ट रूप से सत्तान्मुख है, साफ साफ दिखाई दे रहा था। वे ऐसे अभिभूत हो रहे थे प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर, देखकर उनकी तरफ, कि मानो अपने देवता का कोई प्रवचन सुन रहे हो। और विपक्ष के बेंचों की तरफ जब वे देखते हैं तो उनके तेवर अलग होते हैं। हिकारत होती है, अब हिकारत होती, बिल्कुल सही शब्द। अब आते हैं प्रधानमंत्री के भाषण में जो बातें कही गई। कल तो सत्यापन की बात हो रही थी। विपक्ष का कोई भी नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो या बाकी सांसद, कि जो सत्यापित करने लायक चीजें वे नहीं बोली जा सकती। प्रधानमंत्री के भाषण में शोले फिल्म के डायलॉग थे। मौसी के संवाद के जरिए उन्होंने जो कुछ कहा वो सत्यापित होगा। उन्होंने किसी बालक की कहानी 2-3 बार सुनाई कि बालक को इसने पीट दिया, उसने पीट दिया, इसने मारा, बालक को 99 नंबर आए। कौन सत्यापित करेगा इस कहानी को? क्या ये सत्यापन योग्य है? चलिए, ये जुमलेबाजी हो गई। अब आते हैं तथ्यात्मक बातों पर। गिरिजेश जी, एक इतनी गंभीर बात कही है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि 1947 से अब तक, देश की आजादी के बाद से अब तक, कांग्रेस हमारी सेनाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। जल थल नभ तीनों शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। जिस देश की सेनाओं ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 3-3 युद्ध पाकिस्तान को हराकर अपना तिरंगा फहराया है, उस देश की सेनाओं को कमजोर करने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर आप लगा रहे हैं। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सैनिक समर्पण, बिल्कुल दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सैनिक जीत, जो एक अंतिम परिणति को प्राप्त हुई। आमतौर पे युद्ध चलते रहते हैं, अंतिम रूप से जीत लिया गया। वो बांग्लादेश का युद्ध था, वो भारत की सेना ने जीता, उसी कांग्रेस के समय में जीता। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में करगिल युद्ध भी तो जीते। जैसी भी जीत थी, हम उस पर कोई सवाल नहीं कर रहे, लेकिन सेनाओं को कमजोर करने का काम कौन करेगा और क्यों करेगा कोई? तीसरा, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही कि 2014 से पहले हर आदमी के मन में यह गूंजता रहता था
24 से लेकर अब तक कितने भ्रष्टाचार के मामले सामने आ गए। नोटबंदी अपने आप में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट को जिस स्कीम को रद्द करने का आदेश देना पड़े, जो स्कीम वापस ली गई हो, जिसको लेकर इतने सारे तथ्यात्मक आंकड़े आ चुके हैं कि किस तरह चंदा लिया गया, किस तरह सरकारी एजेंसियों के जरिए धमकाकर चंदा वसूली की गई, किस तरह स्लॉटर हाउस चलाने वाली कंपनियों से चंदा लिया गया, वो अपने आप में एक भ्रष्टाचार। और और सबसे चंदा मिलने के ताजा बाद मुकदमे वापस हो गए, मुकदमे वापस रिहाई हो हो गए, गई। जी। बिल्कुल। और सरकारी गवाह बन गए उसमें से कुछ लोग तो। और सबसे बड़ा जिसका जिक्र आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायद आज किया या कल किया है सदन में, वो है शेयर मार्केट का घोटाला। चुनाव के समय मतदान से 3 दिन पहले देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का वित्त मंत्री लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दे रहा है। गिरजेश जी, हमारे यहाँ कानून है जो शेयर मार्केट में सेबी के रजिस्टर। गाइडलाइंस हैं कि अगर मैं किसी को ये बता दूं कि फला शेयर खरीद लो, जी तो मेरे मेरे ऊपर प्रतिबंध लग सकता है। बिल्कुल। जो व्यक्ति बाकायदा सेबी में रजिस्ट्रेशन जो करना होता व्यक्ति है। रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, उसके अलावा कोई सलाह नहीं दे सकता। दूसरे, ये तो प्रधानमंत्री का काम ही नहीं है ना। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों लोगों से शेयर खरीदने की बात कर रहे हैं। जी। फिर उसके बाद जिस तरह शेयर मार्केट बैठा, 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इस देश के लोगों को। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई है कल सदन में। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? कितनी बातें प्रधानमंत्री के भाषण में ऐसी हैं जिनका सत्यापन नहीं हो सकता। वे नेहरू जी के बारे में कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के विरोधी थे। कमाल है। मतलब इन बातों का क्या उत्तर दिया जाए। और राजनीतिक विषय पर ही आ जाए, वे कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने चुनाव में हरवा दिया। तो राजनीति में चुनाव में किसी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ना कोई अपराध है? भारत का संसदीय लोकतंत्र तो सबके खिलाफ। कल को कोई ये कहने लगे कि साहब नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अजय राय को चुनाव लड़वाया, बहुत अपराध कर दिया, स्मृति ईरानी को किशोरी लाल शर्मा ने हरा दिया, आज से 50 साल बाद कोई कहे बताइए स्मृति ईरानी जैसी नेता को कांग्रेस ने हरवाकर बहुत बुरा काम किया था। अंबेडकर दूसरी पार्टी के नेता थे, कांग्रेस ने उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा। राजनीति में, चुनावी मैदान में सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। ऐसी अनर्गल बातें करके प्रधानमंत्री ने आज 2.5 घंटा काट दिया। और मूल विषय पर लौटे गिरजेश जी। आज था क्या? आयोजन क्या था? आयोजन था भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उनके संसद में दिए गए अभिभाषण पर देश के प्रधानमंत्री यानी सदन के नेता का धन्यवाद भाषण। उन्होंने पूरे 2.5 घंटे के भाषण में शायद 1 या 1.5 मिनट राष्ट्रपति के अभिभाषण में आए हुए बिंदुओं पर बात रखी। एक वाक्य में देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है नीट की परीक्षा, पेपर लीक, एक वाक्य बोला है गिरजेश जी कि जी। राष्ट्रपति जी ने उस पर चिंता जाहिर की है। एक वाक्य। मणिपुर तो मुझे सुनाई नहीं दिया, जबकि राष्ट्रपति के भाषण में था मणिपुर को लेकर। नहीं, उत्तर मणिपुर पे पूर्व में हम लोग लगातार विपक्ष नारेबाजी करता रहा कि मणिपुर पे बोलिए, बोलिए, बोलिए। पूरे पूरे समय भाषण के पूरे दौरान समय नारेबाजी। तो कुल मिलाकर आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा स्तरहीन भाषणों में से एक भाषण में शुमार किया जाएगा। इस देश की संसद ने नेहरू जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, पीवी नरसिंह राव से लेकर मनमोहन सिंह तक एक से एक विद्वान प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने हैं। ऐसी जुमलेबाजी, प्रतिपक्ष के नेता का इस तरह मखौल उड़ाना, एक पढ़े लिखे 4 बार 5 बार के सांसद को, नेता प्रतिपक्ष को, उसकी अपनी गरिमा है। संसदीय लोकतंत्र में उसका अपना सम्मान है। आप उसे बालक बुद्धि कहकर ट्रोल जैसी भाषा में प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते। लेकिन आज का प्रधानमंत्री का भाषण एक साधारण ट्रोल जैसा भाषण। जी हाँ, गजेश। मतलब कोई एक एक स्तर होता है कि आप विपक्ष के नेता के बारे में बात कर रहे हैं। तो जी वही मुझे लग रहा है कि क्या ये लगता है आपको कि ये एक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन था कि कल जिस तरह से राहुल गांधी का भाषण था, जिसने पूरी तरह से सरकार को झकझोर दिया, मोदी जी के को भी बहुत अच्छे से टारगेट किया और खास तौर पर जो हिंदू वाले मामले पे जो इनकी राजनीति का कोर है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो राहुल गांधी ने हमला किया,
वो इनके राजनीति के कोर पे किया। जो इनका हिंदू वोटर है, जो ये अपने आप को हिंदू हितरक्षक मानते हैं, उस पे हमला किया। और आज मोदी जी ने कल वाली गलत बयानी जो बीजेपी लगातार कर रही है उसको दोहराया। राहुल गांधी ने कहीं ये नहीं कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं, बिल्कुल उन्होंने कहा जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, यानी बीजेपी, आरएसएस वगैरह, वो जो है वो हिंसक हैं, वो लोगों को डराते हैं और ये धर्म के विपरीत है, ये बात उसने कही। तो कहीं ना कहीं, और लेकिन मोदी उसको दोहरा रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि क्या अब हमारी राजनीति चालूपना, चाल फरेब, ये बहुत सस्ती टाइप की बातें, कुछ भी डायलॉग बोलना, गोल गोल बातें बोलना, हमने देखिए सबको गिरिजेश जी, ये इस सब के आसपास ही चलेगी क्या? क्या कोई इतने बड़े भाषण में मोदी जी ने, एक तो उन्होंने उस पूरे भाषण को राहुल गांधी के भाषण के जवाब में तब्दील कर दिया, अपने ही राष्ट्रपति के अभिभाषण को धन्यवाद देने के बजाय वो राहुल गांधी से लड़ाई झगड़ा करते रहे, एकदम खड़े होकर बालकनी में, जैसे होता है ना मोहल्लों में, एक दो जगह बालकनी पे खड़े हुए हैं, लोग लड़ रहे हैं। तो कल राहुल गांधी ने जो कहा था उसका जवाब देने में उन्होंने खर्च कर दिया। और वो जब वो बोल रहे थे तो वो कुछ नहीं सोच रहे थे कि वो बोल क्या रहे हैं, उसका आधार क्या है। मतलब क्या आपको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन है इस चुनाव के बाद से अब तक, कि अब एक ऐसी स्थिति बनती जा रही है जिसमें परसेप्शन बन रहा है कि राहुल गांधी जो है, अब उनको पप्पू कह के दिखाओ, राहुल गांधी जो है वो एक अकेला सब पर भारी। जब ये सारी बातें हो रही हैं तो इस पूरी इमेज को अटैक करने के लिए और अपने सपोर्टर को भरोसा दिलाने के लिए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद ये कोशिश की मोदी ने। मुझे लगता है आज की नरेंद्र मोदी की कोशिश तो यही थी कि कल राहुल गांधी ने एक तो उनकी नाभि पर सीधे तीर चलाया, यानी संघ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो मुख्य केंद्र है, जो उनकी नाभि है राजनीति की, वो सांप्रदायिकता है। हिंदुओं के नाम पर राजनीति करना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर अब तक राजनीति कर रहे थे। यद्यपि 4 जून की शाम से ही राम को उन्होंने भुला दिया है गिरिजेश जी। उस दिन जी से आज तक नरेंद्र मोदी जी ने राम का नाम नहीं लिया। तो कल राहुल गांधी ने जो हमला किया था उसकी बौखलाहट है, और उसके जी जवाब में वे पूरे समय कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस का नाम रटते रहे। उसमें भी कोई तथ्यात्मक बात उन्होंने नहीं कही, कुछ साबित नहीं कर पाए। राहुल गांधी जो कह रहे थे वो नरेंद्र मोदी के शब्दों को ही रिपीट कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने कहा है नॉन बायोलॉजिकल है, इन्होंने कहा है कि ये अवतारी है, अविनाशी है, मेरा कोई आरोप नहीं है। तो कुल मिलाकर कल राहुल गांधी ने जिन मुद्दों की बात कही थी, और इसके अलावा राहुल गांधी ने जो हिंदुत्व के मसले पर बीजेपी पर प्रहार किया है, वो एक बड़ा मामला है। ये भविष्य की राजनीति के लिए सीधी लड़ाई है आर पार की। राहुल गांधी जानते हैं कि इस देश के लोग, देश के मतदाता अब समझ चुके हैं कि धर्म की राजनीति से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। मुद्दों की राजनीति जो करेगा, अब मतदाता उसकी वही तरफ वही बढ़ मुझे रहा लग रहा है। है, ये जो हमला है ना, ये कोर पे हमला है। जो बिल्कुल इनकी जो बीजेपी की जो राजनीति का जो केंद्र बिंदु है उस पर हमला है। इनका जो मेन केक है उस पर हमला है, और उस केक के अंदर से एक हिस्सा निकाल लेने वाली बात है कि जो लोग हिंदू धर्म को उसके धर्म ग्रंथों वाले मूल रूप में, जो भगवान को भगवान के तौर पे मानने वाले लोग हैं, भगवान को राजनीति के टूल के तौर पर नहीं देखते हैं, जैसे हिंदुत्व बनाम हिंदू धर्म, वो वाला मामला है। तो उसमें से जो हिंदू धर्म के लोगों को हिंदुत्व वालों से अलग करने का जो मसला है, वो कोशिश कांग्रेस की दिखती है। और वो जो अटैक है वो एक तरह से, जैसे आपने कहा कि सीधे उस नाभि पर उस हमला है, सीधे जो जिस तोते में जान बसती है राक्षस बिल्कुल। की, उस तोते पर हमला है। इसलिए शायद ये पीड़ा मोदी की दिखाई दे रही होगी। लेकिन इस भाषण के बाद में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मोदी ने किया, बाल बुद्धि बोला, चोर बोला, जो कुछ बोला, वो जिस स्तर तक जा सकते थे गए। अब जनता के बीच में आपको क्या लगता है कि क्या मोदी इससे कुछ हासिल कर पाएंगे, या कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति पे जिस पे चल रही है, जिस लाइन पे चल रही है, उसपे वो ज्यादा अच्छी तरह से चल रही है और वो उसमें कांग्रेस को मदद करेगा इनका बयान? देखिए, जो भारत का आम मतदाता है, खासतौर से मैं बहुसंख्यक मतदाताओं की बात कर रहा हूँ, यानी हिंदू मतदाताओं की बात कर रहा हूँ, उसको अब यह समझ में आने लगा है कि हमको इतने सालों से हिंदुत्व के नाम पर झुंझुना पकड़ाया गया था। असली हिंदुत्व ये नहीं है जो बीजेपी आरएसएस
हमें बताना चाहती है। राहुल गांधी यही अंतर तो रेखांकित कर रहे थे कल कि असली हिंदू हिंसा नहीं फैलाता, असली हिंदू नफरत नहीं फैलाता। और न केवल हिंदू बल्कि उन्होंने सभी धर्मों के प्रतीकों के जरिए, सभी धर्मों के जो आराध्य हैं, पैगंबर हैं, जो सर्वोच्च शिखर हैं, उनके जरिए उनकी तस्वीरें दिखाकर, उनके संदेश बताकर यही तो बताया कि सर्वधर्म समभाव आइडिया ऑफ इंडिया ये है और बीजेपी आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। अब जहां तक नफा नुकसान का प्रश्न है जो आप पूछ रहे हैं, देखिए अब काल चक्र उल्टा घूमने लगा है। नरेंद्र मोदी मुट्ठी से फिसलती हुई रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको समझ में आ चुका है, भीतर ही भीतर वे जान चुके हैं कि अब हमारे मुद्दे चल नहीं रहे। पूरी चुनाव प्रक्रिया में नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम करने की कोई कसर बाकी नहीं रखी। मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, यहां से लेकर मुजरा करने तक सब कुछ किया उन्होंने। इसके बावजूद चुनाव में वैसी सफलता नहीं मिली। कांग्रेस को लाभ हुआ, बहुत स्पष्ट दिख रहा है। उसे लाभ किस चीज का हुआ? वो देश की जनता के लोगों के असली मुद्दों पर बात कर रही है। सदन जिस दिन बैठा था गिरिजेश जी, पहले दिन राहुल गांधी ने कहा कि हम नीट पर बात करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य की बात है। कल भी वे इस पर अड़े रहे, पूरा विपक्ष उसकी बात करता रहा। तो अब जनता को यह समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी हमें जिन चीजों में भरमाए हुए थे, वे हमारी जिंदगी से कोई किसी एक तौर पर एक वाबस्ता नहीं है। कुछ भी कहिए, एक गोलमोल बात मत करिए ना, ठोस बात करिए। एक एक बिल्कुल। बात करिए जिसमें कुछ सब्सटेंस हो, जिसमें जिसमें कुछ जमीन हो। हवा हवाई बातें करके अब भारत ये हो जाएगा, भारत वो हो जाएगा, इसको एक सशक्त राष्ट्र बनाना है, 50 साल में ये कर देना है, वो कर देना है। एक सिर्फ सब कुछ जो है ऐसा गोल गोल, अरे भाई रोड मैप होगा, कुछ कुछ होगा आपके पास कि भाई हम ये कर रहे हैं, इससे हो जाएगा। या आपने आज कहा भी कि तो जीडीपी की आप बात करते हैं, जीडीपी की बात करने का मतलब शर्म आनी चाहिए। एक घर में 100 आदमी रहते हैं, वो 100 आदमी एक एक रुपया कमाते हैं तो उसकी जीडीपी 100 रुपये हो गई। एक एक रुपए का उत्पादन करते हैं तो उसकी जीडीपी 100 हो गई। दूसरे घर में 2 आदमी रहते हैं, उसकी 2 होगी। आप उस 2 वाले के बराबरी करने की बात सोच रहे हो, वो भी नहीं सोच पा रहे हो, बहुत पीछे नहीं। हो। आपके यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को आप खुद कह रहे हो कि हम रोटी मुफ्त अनाज देके पाल रहे हैं। मनरेगा के अंदर काम की डिमांड बढ़ती जा रही है लगातार। दूसरी तरफ मुनाफाखोरी इतनी ज्यादा है कि जीएसटी जो है उसका कलेक्शन हर बार बढ़ रहा है। ये अपने आप में इंडिकेटर, जीएसटी क्या है? मुनाफे का हिस्सा है। जीएसटी विशुद्ध मुनाफे का हिस्सा है। जी। जीएसटी बढ़ने का मतलब ये है कि चीजों के ऊपर मुनाफे बढ़ रहे हैं और सरकार उस मुनाफे में अपना हिस्सा लेकर मजे में है। उस जीएसटी में भी संकट ये है कि उसका जो राज्य हैं, उन राज्यों को जो वादा किया गया था उतना हक नहीं मिल पा रहा है। जैसे कई राज्य पहले जीएसटी आने से पहले 10 रुपए का कलेक्शन करता था जीएसटी का। तो जब जीएसटी ये व्यवस्था लागू की गई तो उनको ये कहा गया कि हम आपको एक कंपनसेशन देंगे कि अगर आपको हर साल 30% की बढ़ोतरी के साथ पैसा नहीं मिला तो पैसा देगा केंद्र सरकार देगी। उसके लिए एक मियाद तय थी, वो मियाद निकल चुकी है और कई राज्य ऐसे हैं जिनको कलेक्शन उससे कम मिल रहा है और अब वो कह रहे हैं पैसे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि राज्य जीएसटी से बाहर जा सकते हैं चाहें तो। सिचुएशन बहुत गड़बड़ाई हुई है अर्थव्यवस्था के फ्रंट पे और वो सब देखिए कुछ जी गिरिजेश जी, देखिए आज अखिलेश ने अपने भाषण में बड़ी अच्छी बात कही। ये जो 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया अखिलेश यादव ने। उन्होंने पर कैपिटा इनकम की बात की। दूसरी बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीवन यापन कर रहे हो, उसे 1000 साल आगे का सपना दिखा रहे हैं। वो कहा अखिलेश यादव ने कि आपके पास 1000 साल पहले का तो प्लान है, लेकिन 1 महीने बाद होने वाली परीक्षा में पेपर लीक होने को रोकने का प्लान नहीं है आपके पास। एग्जैक्टली। और आज भी अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने 2047 की बात कही। 2047 कहा, मैं 24/7 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला आदमी हूं। 2047 का प्लान है मेरे पास। अखिलेश यादव के सवाल का जवाब तो दीजिए कि 1 महीने बाद होने वाली परीक्षा में प्रश्न पत्र को लीक होने से रोकने का प्लान नहीं है आपके पास।
65-70 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं पिछले 7 साल में। तो प्रधानमंत्री का आज का पूरा भाषण चिंताजनक है। मैं तो एक नागरिक के नाते गिरिजेश इस बात को लेकर चिंतित हूं। हम कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक नागरिक, एक पत्रकार के नाते हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि देश के मुखिया किस स्तर का भाषण दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन से किस्से सुना रहे हैं, कौन से जुमले पेश कर रहे हैं, फिल्म के डायलॉग एक सुना और रहे हैं। कांग्रेस का इकोसिस्टम, एक नया जुमला जो है वो लंबे समय से चल रहा था इनका, अभी तक तो जी। चलता था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, अब उसको ये फिर लेके आया चुनाव के भाषण में, टीवी के इंटरव्यूज में, और अब इन्होंने संसद में बोल दिया कि ये कांग्रेस का इकोसिस्टम था, कांग्रेस से खाद पानी ले रहा था, और वो इकोसिस्टम जो है वो सावधान हो जाए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या है इसका मतलब? देखिए, इसका मतलब जहां तक है, मुझे लगता है उनका आशय ये है कि जो सच फैलाने वाली ताकतें हैं, सच के साथ खड़ी हुई ताकतें हैं, फैक्ट चेक करने वाले लोग हैं, आप जैसे नॉकिंग न्यूज वाले साहसी पत्रकार हैं, उन्हें चेतावनी दी जा रही है। तो वे समझते हैं कि हम सब लोग जो सच के साथ खड़े हैं, वो किसी के भी पक्ष का हो, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, वे हम और आपको चेता रहे हैं कि ज्यादा सच फैलाने की जरूरत नहीं है। हम जो कह रहे हैं उसको एज इट इज छापिए, एज इट इज दिखाइए, फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। और जिसको ये अगर कांग्रेस का इकोसिस्टम कहते हैं, वो जी इंटरनेशनल दुनिया की, एक व्यापक पूरी दुनिया की सभ्य व्यवस्थाओं का के इंडिकेटर से, पैरामीटर से, ह्यूमन राइट्स, ये उसको बिल्कुल, कांग्रेस का इकोसिस्टम कहते हैं। वो एक ग्लोबल व्यवस्था है। आप फ्रीडम ऑफ प्रेस प्रेस। फ्रीडम की बात करें, वो एक हाँ, ग्लोबल व्यवस्था है। आप भूखमरी की बात करते हैं, कुपोषण की बात करते हैं, ग्लोबल व्यवस्था है। इक्वेलिटी की बात करते हैं, ग्लोबल व्यवस्था है। आर्थिक विषमता कम होनी चाहिए, इस पे बातचीत, ग्लोबल व्यवस्था है। यहां तक कि पूंजीवादी व्यवस्था भी इस बात को लेकर चिंतित रहती है, और ये कहते हैं ये कांग्रेस का इकोसिस्टम है। तो क्या ये कभी कभी लगता नहीं आपको कि ये कुछ कह नहीं रहे हैं, ये सिर्फ जो लोग इनके चक्कर में आ गए हैं उन लोगों को ये चाहते हैं कि वो वहीं फंसे बने रहे? लेकिन मुझे लग रहा है धीरे धीरे अब जो फंसे हुए लोग थे वो उससे बाहर आ रहे हैं, लोग चेत रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए ब्रजेश जी, हमारे आपके तमाम फेसबुक ट्विटर के फॉलोअर्स में जो लोग 2017-18 तक, 19 तक, यहां तक कि अभी 20-21 तक, कोरोना से पहले तक अंधभक्त थे, कोई तर्क सुनना नहीं चाहते थे, मेरी मेरी लिस्ट में ऐसे अनेक लोग हैं ब्रजेश जी, अब वो तर्क जिन्होंने की बात तालियां करने बजाई लगे, थी। जी। जिन्होंने तालियां बजाई थी, जो खामोश थे बड़े से बड़े मुद्दों पर, सरकार से कोई सवाल नहीं करते थे, अब वे सवाल पूछने लगे। नरेंद्र मोदी की चिंता यही है कि अगर इस देश के लोग, उनके समर्थक तबके में से एक बड़ा हिस्सा सचमुच आंख खोलकर जाग गया, सचमुच नींद से उठ खड़ा हुआ, तो नरेंद्र मोदी की राजनीति का शिराजा बिखर जाएगा। तो क्या उनकी वो चिंता ही है, इस तरह से रोक पाएंगे? क्योंकि ये वो नहीं रोक पुराने पाएंगे। पिटे रिकॉर्ड को बजाए जा रहे हैं, पूरे चुनाव में उन्होंने बजाया, जो 100 बार परखा जा चुका है, जो फैक्ट चेक हो चुका है, पूरी दुनिया को पता है कि इस चीज में कोई आधार नहीं है, उसी को दोहराना क्यों कर रहे हैं? ऐसी गलती क्या उनकी उनकी रणनीति में, या उनके पास में देखा जाए तो उनकी जो जो लोग रणनीति बनाते हैं उसमें समझदार लोगों की कमी है? क्या वजह है कि क्यों इस तरह की चीजें जो है वो लगातार कर रहे हैं? मुझे तो सचमुच में ऐसा ही लगता है गिरजेश जी, उनके चुनाव में दिए गए भाषण आखिर कौन लिखता होगा, कौन सलाहकार होगा उनका प्रधानमंत्री कार्यालय में या बीजेपी मुख्यालय में? आखिर कौन लोग हैं जो मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरे जैसे भाषण लिख रहे थे? आज भी कौन होगा पीएमओ में जिसने आज का उनका भाषण लिखा होगा? कौन होगा जिसने शोले के डायलॉग लिखे होंगे? कौन होगा जिसने स्कूली बच्चों वाले किस्से लिखे होंगे? कौन होगा ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय में लेखक जो नेता प्रतिपक्ष को, 5 बार के सांसद को, प्रधानमंत्री से दुगनी वरिष्ठता वाले सांसद को बालक बुद्धि कहने की बात करेगा, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े हुए व्यक्ति को? तो कोई ऐसा है उनके आसपास? मुझे तो अब ये चिंता होने लगी है कि उनकी कोटरी में, उनकी सलाहकार मंडली में उनका कोई शत्रु तो नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जो उनके मुंह से गलत बातें कहलवाकर उनका नुकसान करना चाहता है। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, सचिव वैद गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होए वे गही नास। यानी जिस राजा के
राजा ही मानना चाहिए। लोकतांत्रिक चुनाव के बाद चुना हुआ व्यक्ति देश का मुखिया है। ये तो वैसे भी अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट समझते हैं, सेंगोल स्थापित कर दिया राजतंत्र का प्रतीक। तो ऐसा शासक जिसके सचिव यानी उसके सलाहकार अगर उसको सही सलाह न दें, सिर्फ प्रिय बोले स्वार्थ के कारण या भय के कारण, तो उसका राज, धर्म और तन तीनों का शीघ्रता से नाश होता है। मुझे लेकिन अब ये एक बात चिंता होने बताइए, लगी। जी। सलाहकार आपको गलत सलाह दे रहे हैं मान लीजिए, लेकिन आपका अपना भी तो कुछ आईक्यू होता होगा ना, आपका वो उस वहाँ जाके मेरा दिमाग ज़्यादा टिकता है कि मोदी जी क्या ये भी नहीं समझ पाते कि मुझसे ये क्या अल-वल कहलवाया जा रहा है? या फिर हम सब लोग जो पढ़े-लिखे लोग हैं इस देश के, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश के आम लोगों की समझ ऐसी है हो और सकता है वो मोदी जी यही को ये चल रहा है। हो सकता है मोदी जी को यही लगता हो कि ये देश ऐसी ही स्तरहीन बातें, ऐसी ही तथ्यहीन बातें पसंद करता है। लेकिन ये भ्रम उनका टूट जाना चाहिए था। क्योंकि मैंने कई सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकल लोग, ये सब सोसाइटी के अंकल लोग, इन लोगों को देखा है मोदी की बातों को दोहराते हुए और मोदी के इसी तरह की बातें करते हुए। अभी मुझसे लेकिन पिछले अब दिनों किसी ने कहा कि अच्छा हुआ कि ये जो है मोदी जी दोबारा जीत गए, वरना मोदी जी ने जो खजाना इकट्ठे करके रखा हुआ था कांग्रेस सारा लुटा देती। अब इसका कौन सा खजाना, कहाँ का खजाना, लेकिन लोग इस चीज को बाई कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, इस देश में सबसे बड़ा, इस देश का लोकतंत्र का, संविधान का दुश्मन अगर कोई है तो पहले नंबर पर है तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया। वो इस देश के लोकतंत्र का दुश्मन है और इस देश का दुश्मन है। दूसरा सबसे बड़ा घुन जो है, घुन जो इस देश की रगों में, देश के सामूहिक विवेक में अंदर जाकर बैठ गया है, वो है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। पढ़े लिखे लोग गिरजेश जी व्हाट्सएप पर आई हुई जानकारियों और सूचना को सही मानते हैं। कल के राहुल गांधी के 11 सेकंड के वो कट पेस्ट भाषण को भी व्हाट्सएप विश्वविद्यालय ने पूरे देश में फैला दिया है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को, देश के सारे हिंदुओं को हिंसक कहा है, नफरत फैलाने वाला कहा है। यद्यपि एक अंतर इसमें आया गिरजेश जी, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले या 10 साल पहले आईटी सेल और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का झूठ महीनों तक जिंदा रहता था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब तो देखिए, आपके जैसे लोग हैं, तमाम और वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, कांग्रेस का अपना मीडिया सेल है, वो तुरंत 5 मिनट से कम में झूठ का पर्दाफाश कर देता है। कल भी क्या हुआ, मैंने ट्वीट किया, मैंने फेसबुक पर भी लिखा कि जब तक आईटी सेल का झूठ जूते पहन पाता, तब तक राहुल गांधी का सच दुनिया का एक चक्कर लगाकर आ गया। मूल मुहावरा इसका उल्टा है कि जब तक सच जूते पहन पाता है, तब तक झूठ ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा लेता है। पर कल यह साबित हुआ। आप देखिए, उस व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के अंकल लोगों से भी आप पूछेंगे तो उन पर यह असली पूरा वीडियो भी पहुंच चुका है। जी, जी। ये तो फिर है। ये भी मैं देखिए, मुझे ऐसा लगता है चुनाव में बल्कि और पहले से जो कांग्रेस का आईटी सेल है, उन्होंने जी, कमाल किया है। वो मतलब वो इनसे भी 4 बिल्कुल, कदम आगे निकल गए 100%। और फेक चीज़ों में भी। मतलब फेक मतलब ऐसा हाँ, मैं वो उनको ऐसा नहीं बिल्कुल मानता कि वो साधु महात्मा है। वो जो फेक चीज़ें भी जो भेजते हैं, मीम मीम तोड़-तोड़ बनाना, के मीम्स भेजते हैं, बनाना, मीम्स बनाते हैं। मीम्स बनाना। हर हाँ, हर मामले में वो पीट रहे टक्कर हैं, है। अमित मालवीय के बिल्कुल, आईटी सेल को। इस बिल्कुल। पूरे इलेक्शन में अमित मालवीय का आईटी सेल ऐसा लग रहा था या तो अमित मालवीय रूठ गए हैं या कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन या भूल गए, पूरा अपने आईटी अपने दिख रहा काम है को इसमें। भूल गए। हाँ, जी, तो देखिए, होता है। आज की भी मीमांसा कर लीजिए। प्रधानमंत्री जैसे जैसे भाषण देते जा रहे थे, सुमित्रा श्रीनेत का एक एक ट्वीट सुप्रिया श्रीनाथ का, हाँ। तत्काल आता जा रहा था। मैं आज ट्विटर को फॉलो कर रहा था, देख रहा था कि प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, 5 मिनट बाद सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट आ गया। प्रधानमंत्री ने कहा परजीवी है कांग्रेस, सुप्रिया ने तुरंत बता दिया आप किन किन राज्यों में दूसरी पार्टियों के भरोसे सरकार चला रहे हो, कहां कहां किसके साथ हो। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ आप परजीवी बने हुए हैं। तो ये जो काउंटर अटैक है, तो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस पर आ गई है अब कांग्रेस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इस वक्त बैकफुट पर है और इसका पूरा श्रेय जाता है राहुल गांधी को। उनकी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अब तक, गिरजेश जी, भारत जोड़ो यात्रा का पहला दिन टर्निंग पॉइंट था इसका, क्योंकि पहले दिन ही स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करने नहीं गए कन्याकुमारी। 5 मिनट के अंदर सुप्रिया श्रीनेत ने, जयराम रमेश ने, पवन खेड़ा ने वीडियो फोटो सब जारी कर दिए कि राहुल गांधी ने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के स्मारक पर जाकर उन्हें प्रणाम किया था। वो दिन है और आज का दिन है।
बीजेपी के झूठ की कलई 5 मिनट में खुल जाती है और इसका श्रेय और कांग्रेस के मीडिया ये सेल को। और आज के मुझे लगता है कि अगर सम अप करें तो आज के जी पूरे भाषण में मोदी जी के जो फ्रस्ट्रेशन था या जो डेस्परेशन था, बेचैनी थी, वो कन्वर्ट हो गई उन सारी चीज़ों में जो प्रधानमंत्री ने अगर ये भाषण नहीं दिया होता मान लीजिए, तो शायद हम उसको बदतमीजी कह रहे होते बिल्कुल या सही कुछ और बात। कह रहे होते। वो मैं उस सब मैं में कन्वर्ट हो गए, उसमें बदल गई। मैं आपकी शुरुआत से लेकर अब तक, मैं स्वयं भी और आप भी, हम लोग अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोके हुए हैं कि ज्यादा कटु या कठोर शब्द प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर हमारे मुंह से न निकल जाए, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। हम देश के मुखिया को लेकर ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन सच यही है जो आपने कहा कि वो बदतमीजी ही है। उनका भाषण अशालीनता की पराकाष्ठा है। हमें तो सारी हदें पार कर पद गया, इतना पद की अशालीन। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की आसंदी पर बैठा है। वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, तब तो कम से कम उन्हें पद की मुझे एक गरिमा का संवाद ध्यान याद रखना है, एक चाहिए। संवाद याद है, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री होते थे। जी तो राजीव गांधी ने कोई एक बयान दिया था। चंद्रशेखर ने एक हल्की टिप्पणी की थी, लेकिन इतने शालीन तरीके से की थी। उन्होंने कहा कि कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जिनको रात में भी दिखाई देता है। उन्होंने राजीव गांधी को उल्लू कहने की कोशिश की थी, जी लेकिन इतना नफासत से कहा था। आज तो वो मामला, वो जो बार बार, अगर हम लोग चूंकि चालू भाषा में बात करें, मैंने पहले भी कहा, माँ की बहनकी पे मामला आ गया है। बिल्कुल मतलब नहीं, उन्होंने इस्तेमाल किया है, नहीं गिरिजेश जी, उन्होंने इस्तेमाल किया है कि माँ की गाली खुद प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया है भाषण के शुरुआत में, आप देख लीजिए। यद्यपि उन्होंने प्रतिपक्ष के लिए कहा, लेकिन इस तरह के वाक्य विन्यास, इस तरह के वाक्यांश सदन में खड़े होकर देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। जयपुरी और जय और मौसी का संवाद हमें सुनना पड़ेगा देश की संसद में। क्या स्तर है इसका? इस देश ने पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह तक जैसे उत्कृष्ट प्रधानमंत्रियों को सुना है। सभी, चाहे वे किसी दल के रहे हों, किसी ने इस स्तर पर जाकर भाषण नहीं दिए। तो आज का दिन हमारे संसदीय लोकतंत्र में गहरी चिंताओं का दिन है। प्रधानमंत्री का भाषण खेदजनक है। जी गिरजेश जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और इत्तेफाक ऐसा रहा कि मैं तब बता दूं दर्शकों को कि हमारा तो बचपन का साथ है, समझ लीजिए हम लोग। बिल्कुल, हम लोग बाल सका है, और बाल सका है हम ऐसा लोग। 10 बार, 4-5 बार तो हो गया कि हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई और वो जा नहीं पाया। और ये आप आपका एक अपनापन है, आपका एक प्रेम है कि उसके बावजूद कभी आपने ये नहीं कहा कि यार क्या है ये, आप जो नहीं, बार-बार आप हमारे भाई हैं। आप मित्र हैं और भाई हैं, और हमेशा साथ हैं हम लोग एक दूसरे के, क्योंकि हम बहुत-बहुत लोग धन्यवाद आपका। हम लोग लोकतंत्र के सिपाही हैं, पत्रकारिता के विद्यार्थी, हम लोग सब एक साथ काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद ठीक है, आपका पाठक जी, बहुत और धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जो है अब इस चर्चा के ज़रिए हमारे दर्शक जो है वो काफ़ी हद तक समझ पाएँगे चीज़ों को। मेरे दूसरे चैनल पे पूरा भाषण है मोदी जी का और राहुल गांधी जी का भी, वो सुन सकते हैं। ये थे डॉक्टर राकेश पाठक, जाने-माने पत्रकार और विश्लेषक। एक चीज़ इस पूरे मामले में जो साफ हुई है पूरे डिस्कशन से कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया वो उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, इस भाषण के जरिए कांग्रेस पार्टी का जो कल का हमला था उसको मोदी जी झेल नहीं पाए हैं, ये भी दिखाई दे रहा था। तीसरी चीज, इस भाषण के जरिए जो ये पता चली वो ये पता चली कि मोदी जी के पास अब कहने को कुछ नहीं रह गया है। चौथी चीज ये पता चली कि जो रणनीति है इस बार, देखिए जब आप सदन शुरू होता है आप चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं, हर पार्टी अपनी अपनी लाइन चुन लेती है। मोदी जी की कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही है कांग्रेस की निंदा करने के अलावा। कांग्रेस पार्टी ने चुन लिया है कि जो हिंदू पक्ष है, हिंदूवाद है, हिंदुत्व के अंदर से असल हिंदुओं को निकाल के बाहर लाना, वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। वो लगातार बीजेपी ईमानदार नहीं है, नैतिक रूप से ईमानदार नहीं है, इसको स्थापित करने में लगे हैं। स्पीकर के कैरेक्टर पे भी बार बार सवाल उठाते हैं, उसको तय करते हैं कि आपका राजनीतिक चरित्र ऐसा है, आप ईमानदार नहीं हैं। तो उस पर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती जा रही है।
और मोदी जी जिस तरह की भाषा, जिस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी-कभी लगता है कि या तो उनके जो सलाहकार हैं, वो उनको डुबोना चाहते हैं या मोदी जी चाहते हैं कि उनकी विदाई जब हो, तो उसके बाद पार्टी में ऐसा कुछ ना बचे, जिसको कोई सँभाल पाए। अब आप कमाओ, अपने आप खाओ, मोदी इस स्तर तक पहुँचा है, तो आप इससे आगे कैसे जा सकते हो? मोदी ने बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। ये भी शायद उनके दिमाग में हो सकता है। जो भी हो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। जय हिंद।